हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसमें आपके पास 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आज मैं आपको तीनों कराऊंगी एक एक करके। मैं आपको सारी चीजें क्लास में लर्न करवाऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताऊंगी जो आप एग्जाम्स में लिखोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। जब मैं आपको समझा रही हूं, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बेटा कीवर्ड्स को लिखते चलो, क्योंकि जब आप वो लिख लोगे तो जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एट द एंड आपके पास सारे कीवर्ड्स होंगे और आपको बस एक बार रिवाइज करना होगा, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले छोटी सी स्टोरी से जिसका नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? बेकर्स के बारे में पढ़ेंगे जो गोवा में हुआ करते थे। कब? जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, जब पोर्तुगीज रूल करते थे हमारी कंट्री में, स्पेशली गोवा में जब पोर्तुगीज रूल करते थे तो उस समय पे वो ब्रेड के बहुत शौकीन थे। दे यूज्ड टू लाइक ब्रेड सो मच, सो दैट्स व्हाई बहुत सारे ऐसे बेकर्स थे जो ब्रेड्स बनाया करते थे। तो उसी ट्रेडिशन के बारे में बेटा आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर स्टोरी में पढ़ने वाले। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट मतलब व्हेन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन राइटिंग, जब हम लिख करके किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। पोर्ट्रेट मतलब होता है इमेज, हमने ड्रॉ कर दिया। पेन पोर्ट्रेट जब हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं राइटिंग के थ्रू जब हम एक्सप्लेन करते हैं उसको पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो ये क्या है? चैप्टर एक पेन पोर्ट्रेट है। दिस चैप्टर इज अ पेन पोर्ट्रेट। याद रखना, दिस पर्टिकुलर चैप्टर यानी अ बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी इज अ पेन पोर्ट्रेट। एक पेन पोर्ट्रेट है किसके बारे में? ऑफ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, यानी कि जो गोवन विलेज में जो बेकर हुआ करते थे ना, ट्रेडिशनल बेकर, उनका पेन पोर्ट्रेट है। सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अ पेन पोर्ट्रेट। किसका पेन पोर्ट्रेट है? ऑफ ट्रेडिशनल गोवन बेकर। जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज के बेकर हुआ करते थे उनका ये पेन पोर्ट्रेट है, जिसे हम आज भी जितने भी गोवन हैं यानी गोवा के लोग हैं वो उन बेकर्स को याद करते हैं। और ब्रेड मेकिंग जो है ना बच्चों, वो कब स्टार्ट हुई थी गोवा में? ब्रेड मेकिंग स्टार्टेड इन गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज डे। जब पोर्तुगीज आए थे तब से गोवा में ब्रेड मेकिंग स्टार्ट हुई थी। आज भी बहुत सारे लवर्स हैं ब्रेड के, मतलब पोर्तुगीज जो लोग थे वो क्या थे? देवर लवर्स ऑफ ब्रेड। उन्हें बेटा ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद थी। और ब्रेड मेकिंग में 3 चीजों में आपको परफेक्शन चाहिए था। ब्रेड मेकिंग के लिए 3 चीजों में परफेक्शन होना इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला मिक्सिंग, दूसरा मोल्ड करना, उसको शेप देना, और तीसरा था बेकिंग। ये सारे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन थे फॉर मेकिंग ब्रेड। इसके अलावा जितने भी ओल्ड एज फर्नेसेस थे ना, फर्नेसेस जो उस समय पे यूज किए जाते थे ब्रेड को बेक करने के लिए, वो आज भी बेटा गोवा में एग्जिस्ट करते हैं। दोज फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा जहां पे ब्रेड बेक की जाती है। और ये जो प्रोफेशन है वो अभी भी कंटिन्यू किया गया है, हैज बीन कंटिन्यूड बाय हुम? बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ दीज बेकर्स। जो बेकर्स थे, पहले ट्रेडिशनल बेकर्स थे, उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर कैरिंग दिस प्रोफेशन फॉरवर्ड। वो इस प्रोफेशन को बेटा आगे लेके जाती हैं। और जितने भी ये बेकर हैं इसको गोवा में पैडर बोला जाता है। दे आर नोन एज पैडर इन गोवा। ठीक है, क्या बताया? दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज पेन पोर्ट्रेट। किसका पेन पोर्ट्रेट है? ट्रेडिशनल गोवन बेकर, विलेज के बेकर का पेन पोर्ट्रेट है। एंड ब्रेड मेकिंग और ब्रेड बेकिंग स्टार्टेड इन पोर्तुगीज डेज। व्हाई? बिकॉज पोर्तुगीज पीपल वर द लवर्स ऑफ ब्रेड। उन्हें ब्रेड बेटा बहुत ज्यादा पसंद होती थी। ब्रेड को बनाने के लिए यू नीड परफेक्शन इन 3 थिंग्स: बेकिंग, मोल्डिंग और तीसरा था मिक्सिंग, मोल्डिंग एंड बेकिंग। 3 चीजों में परफेक्शन चाहिए होता था। और ये जो ओल्ड एज फर्नेसेस है, दीज फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। वो अभी भी एग्जिस्ट करती है बेटा गोवा में, और वहां पे ब्रेड बेक करी जाती है। एंड द प्रोफेशन has been carried by the descendants of these bakers। ये जो बेकर्स के डिसेंडेंट्स हैं, these profession has been continued, अभी भी कंटिन्यू किया जाता है उनके डिसेंडेंट्स के थ्रू, और इन्हें पैडर बोला जाता है गोवा में। याद रखना बेटा, आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर, कि जो ब्रेड को खाया करते थे बेटा वो तो वैनिश हो गए, मतलब पोर्तुगीज दे लेफ्ट गोवा, बट उनके जो मेकर्स हैं, जो ब्रेड्स बनाते हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें आप आंसर यही लिख सकते हो कि ओल्ड फर्नेसेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन हैज बीन कैरिड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ द बेकर्स के डिसेंडेंट्स से इस प्रोफेशन को कैरी किया है, और उनका परफेक्शन है मोल्डिंग में, मिक्सिंग में और बेकिंग में। इसीलिए ये प्रोफेशन अभी भी कैरी आउट किया जाता है, क्योंकि पोर्तुगीज तो चले गए बट उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो इस प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों ऑथर ये बताते हैं कि कैसे उनके बचपन के टाइम में जो बेकर्स थे वो आया करते थे। तो ऑथर बोलते हैं कि उनके चाइल्डहुड टाइम में जो बेकर्स था
बेकर जो हुआ करते थे यूज्ड टू बी देयर, उनके फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे और गाइड हुआ करते थे। तो वो उनको क्या बोलते थे कि उनके बचपन के दिनों में, उनके चाइल्डहुड टाइम में बेकर्स यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड। क्वेश्चन आ जाता है क्या होते थे बेकर्स, उनके फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड, किसके, ऑथर के, जितने भी बच्चे थे। सो चाइल्डहुड डेज में बेकर यूज्ड टू बी देयर फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड। और ये जो बेकर होते थे ना बेटा, दे यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे, 2 बार आया करते थे। पहला आते थे सेलिंग आवर्स के टाइम में, इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग हिज सेलिंग आवर्स, अपने बेचने के समय पे वो आया करते थे पहली बार, एंड देन व्हाइल रिटर्निंग आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड। सो बेकर्स यूज्ड टू विजिट ट्वाइस अ डे, 2 बार आया करते थे। फर्स्ट in the morning, कब, during selling hours, and second while returning back after selling all their bread, अपनी ब्रेड बेचने के बाद। ठीक है, अब वो याद करते हैं कि जब भी बेकर आया करता था सो दे वुड प्रोड्यूस, कैसी आवाज निकाला करते थे, जिंगलिंग थर्ड ऑफ अ बैम्बू स्टिक। बैम्बू स्टिक की जिंगलिंग थर्ड साउंड आया करती थी। जिंगलिंग थर्ड मतलब एक बैम्बू स्टिक हुआ करती थी, उसके ऊपर बेल्स लगे होते थे। तो आवाज कैसे आती थी, थर्ड साउंड ऐसी होती है, देखो। सो ही यूज्ड टू पैट द बैम्बू स्टिक ऑन द फ्लोर, जिससे कैसी थर्ड साउंड प्रोड्यूस हुआ करती थी along with जिंगलिंग साउंड। सो जब भी बेकर आया करते थे, बेकर जब भी आते थे तो जिंगलिंग थर्ड साउंड ऑफ द बैम्बू स्टिक used to tell them that baker has arrived, बेकर आ गया। कैसी साउंड आती थी, जिंगलिंग थर्ड साउंड ऑफ अ बैम्बू स्टिक। और जब बेटा बेकर आते थे तो एक हाथ से दे यूज्ड टू बैलेंस देयर ब्रेड बास्केट, एक हाथ से दे वुड बैलेंस देयर ब्रेड बास्केट, और सेकेंड हैंड से वो क्या किया करते थे बेटा, बैम्बू स्टिक को बैंग किया करते थे नीचे फ्लोर पे, यानी कि रोड पे। सो दे वुड बैंग द बैम्बू स्टिक ऑन द फ्लोर। ठीक है, और एक हाथ से दे वुड बैलेंस द ब्रेड बास्केट विद वन हैंड एंड बैंग द बैम्बू स्टिक विद द अदर, दूसरे हाथ से बैम्बू स्टिक को बैंग किया करते थे। अब जो ऑथर और बाकी के बच्चे थे दे वुड रश आउट ऑफ देयर होम्स देखने के लिए, ये बेकर हैज कम, क्या लेकर आया होगा बेकर। तो अपने घर से बाहर जाया करते थे, भाग के जाया करते थे, दे वुड रश आउट ऑफ देयर होम्स, बाहर जाते थे। उसके बाद क्या देखते थे वो बच्चे, स्पेशली क्या ढूंढा करते थे, एक ब्रेड बैंगल्स को ढूंढा करते थे। ब्रेड बैंगल्स बेटा एक स्पेशल ट्रेडिशनल ब्रेड होती है जो स्वीट होती है। ठीक है, अ ट्रेडिशनल गोवन ब्रेड स्वीट होती है, शेप्ड लाइक रिंग, बिल्कुल रिंग जैसी दिखने वाली एक ब्रेड होती है। सो जो बच्चे थे दे वुड रश आउट ऑफ देयर होम्स, क्या, किस चीज के लिए, स्पेशली फॉर ब्रेड बैंगल्स विच इज अ ट्रेडिशनल ब्रेड दैट लुक्स लाइक रिंग, विच इज रिंग शेप्ड, जो रिंग शेप्ड होती है ब्रेड बैंगल्स विच यूज टू बी रिंग शेप्ड, उनको देखने के लिए दे वुड रश आउट ऑफ देयर होम्स। उसके बाद जो बच्चे थे उनको हटा दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था, और जो हमारा बेकर होता था वो सबसे पहले आकर के लेडी ऑफ द हाउस को ग्रीट किया करता था। सो व्हेनेवर बेकर यूज्ड टू कम दे वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, उसके बाद चिल्ड्रन वर पुश्ड असाइड, उनको साइड कर दिया जाता था बच्चों को। और जो बेकर था वो क्या करता था, बेकर कुड हैंड ओवर, ताकि बेकर क्या सके, हैंड ओवर कर सके ब्रेड्स को, किसको दे सकता वो उस लोव्स को, मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस को दिया करता था, यानी ठीक है। सो बेकर यूज्ड टू हैंड ओवर दोज ब्रेड्स टू द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, और उन मेड सर्वेंट्स को बेटा पैस्किन और बैस्टिन भी बोला जाता था। तो क्वेश्चन आ जाता है पैस्किन और बैस्टिन क्या है, सो दे वर द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस, उन्हीं का नेम है पैस्किन और बैस्टिन। और उसके बाद चिल्ड्रन क्या करते थे, चिल्ड्रन वुड क्लाइंब अप, चढ़ा करते थे ऊपर देखने के लिए, टू पीप इनसाइड द बास्केट, ये बास्केट में क्या होगा। सो दे वुड पीप इनसाइड द बास्केट, दे वुड क्लाइंब टू पीप इनसाइड द बास्केट, बास्केट के अंदर देखने के लिए क्लाइंब किया करते थे। उसके बाद और ये लोग अपने टीथ भी ब्रश नहीं करते थे, दे वुड नॉट इवन ब्रश देयर टीथ ब्रेड खाने के लिए, क्योंकि इन्हें लगता था, क्योंकि वो जो ब्रेड थे ना बेटा गर्म चाय के साथ खाते थे, तो उन्हें लगता था कि जो हमारी गर्म टी है, हॉट टी है, वुड क्लीन अप एवरीथिंग, वो सब कुछ साफ कर देगी। ठीक है, तो क्या है, उनको क्या बोला है ऑथर ने, उनका फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड। जब बेकर आता था दे वुड कम विद jingling third sound of a bamboo stick, they would balance the bread basket with one hand and bang the bamboo stick on the floor with the other, दूसरे से वो क्या करते थे, बैम्बू स्टिक को बैंग किया करते थे ऑन द रोड दूसरे हाथ से। उसके बाद जो ऑथर थे और बाकी के बच्चे थे they would rush out of their homes looking for bread bangles which was the traditional bread which looked like ring, और which मतलब जिसका कैसा शेप था, और which was ring shaped, जो ring shaped था। उसके अलावा
जितने भी बेकर थे दे वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द फैमिली, उसके बाद चिल्ड्रंस वर पुश्ड असाइड एंड जो ब्रेड्स थे दे वर हैंडेड ओवर टू मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस विच वर नोन एज पैस्किन और बैस्टिन, जिसको पैस्किन और बैस्टिन भी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे थे दे वुड क्लाइंब अप टू सी टू पीप इनटू द बास्केट, क्लाइंब करते थे देखने के लिए बास्केट के अंदर क्या है, और दे वुडंट इवन ब्रश देयर टीथ, अपने टीथ को ब्रश तक भी नहीं किया करते थे, ठीक है, बिफोर ईटिंग द ब्रेड, बिकॉज उन्हें लगता था दे यूज्ड टू ईट ब्रेड विद हॉट टी, सो उन्हें लगता था दैट हॉट टी वुड क्लीन अप एवरीथिंग, सब कुछ क्लीन कर देगी, ठीक है। अब क्या होता है बेकर आइटम्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब बेकरी के जो आइटम्स थे उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी गोवा में, तो सबसे पहले बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रेड्स यूज किए जाते थे डिफरेंट ओकेजन्स में, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग तरीके की ब्रेड्स यूज होती थी अलग अलग ओकेजन्स के लिए। सबसे पहले मैरिज गिफ्ट्स या फिर जो मैरिजेस थी वर इनकम्प्लीट, बिल्कुल मैरिजेस कंप्लीट नहीं मानी जाती थी, किसके बिना, विदाउट द ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड, एक ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड के बिना जिसका नाम था बोल, BOL। सो मैरिजेस वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट, तो जो भी शादियां होती थी वो इनकम्प्लीट माना जाती थी बेटा अगर उसमें क्या होते थे, ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड नहीं हुआ करती थी जिसको बोल बोला जाता था, ठीक है। दूसरी चीज जो मदर्स थी वो क्या करती थी, सैंडविचेस बनाया करती थी अपनी डॉटर्स की एंगेजमेंट सेरेमनीज के लिए, सो मदर यूज्ड टू प्रिपेयर सैंडविचेस, किसके लिए, फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट सेरेमनीज, अपने डॉटर की एंगेजमेंट सेरेमनीज के लिए दे यूज्ड टू प्रिपेयर सैंडविचेस, ब्रेड सैंडविचेस बनाया करती थी। और ऐसे ही केक्स और बोलिनाज, केक और बोलिनाज, बोलिनाज ना एक कुकी हुआ करती थी, किसकी कुकी, कोकोनट कुकीज, मस्ट थी, वो एब्सोल्यूट मस्ट, क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए भी, ठीक है। तो क्या बताया, बहुत अलग अलग तरीके की ब्रेड्स यूज होती थी अलग अलग फेस्टिवल्स में। फर्स्ट, मैरिजेस वर कंसिडर्ड इनकम्प्लीट without traditional sweet which was known as bowl जिसको बोला जाता था, so marriages were incomplete without the traditional sweet bread known as bowl। and mothers, जो daughter की mothers थी तो mothers are expected to prepare sandwiches prepare किया करती थी for their daughters engagement ceremonies, उनके डॉटर की एंगेजमेंट सेरेमनीज के लिए। ऑल्सो केक्स और बोलिनाज यूज किया जाते थे, जो क्या होते थे, वर कोकोनट कुकीज, सो दे वर मस्ट हैव फॉर एनी ऑफ द फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस और किसी भी दूसरे फेस्टिवल्स के लिए। और ऐसे ही बेटा बहुत सारे अलग अलग तरीके की ब्रेड्स को यूज किया जाता था। 3 याद रखना, बोल जो होती थी, बोल यूज्ड फॉर मैरिजेस, सेकेंड सैंडविचेस वर मेड बाय मदर्स फॉर देयर डॉटर सेरेमनीज, एंड थर्ड बेटा आपका था बोलिनाज जो आपके कोकोनट कुकीज थे विच वॉज मस्ट हैव फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ड्रेस ऑफ बेकर, यानी कि उस समय पे जो बेकर्स थे बेटा वो कैसी ड्रेस पहना करते थे। तो ऑथर बताते हैं कि पहले टाइम में बेकर्स वोर अ स्पेशल फ्रॉक which reached their knee, यानी they used to wear special frock that reached their knee, यानी वो उनके घुटनों तक पहुंचा करती थी, नी तक पहुंचा करती थी। and this dress was known as कबाई, इस ड्रेस को बेटा कबाई बोला जाता था, ठीक है, कबाई इस ड्रेस को बोला जाता था। they also used to wear नी लेंथ ट्राउजर, वो एक नी लेंथ ट्राउजर भी पहना करते थे। एंड दिस नी लेंथ ट्राउजर वाज द ट्रेडमार्क फॉर अ बेकर, वो एक ट्रेडमार्क होता था कि ये पर्सन क्या है, बेकर है। एंड ऑथर बताते हैं कि अगर आज भी कोई पर्सन वैसे ड्रेसअप या नी लेंथ ट्राउजर्स पहनता है तो वी यूजुअली कॉल दैट पर्सन कि ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, वो एक बेकर की तरह ड्रेस उसने पहना हुआ है। तो क्या हाउ वाज द ड्रेस ऑफ द बेकर दैट टाइम, दे यूज्ड टू वेयर फ्रॉक, एक लॉन्ग फ्रॉक पहना करते थे विच रीच्ड देयर नी, जो उनके घुटनों तक पहुंचा करती थी। एंड दिस ड्रेस वाज नोन एज कबाई, उसको कबाई बोला जाता था। दे ऑल्सो यूज टू वेयर नी लेंथ ट्राउजर्स पहना करते थे, ठीक है। सो दैट वाज द ड्रेस कोड ऑफ द बेकर उस समय पे। दूसरा जो ये बताया गया है कि जो बेकर का बिजनेस था वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हुआ करता था। कैसे, यानी कि जो ऑथर बताते हैं कि जो बेकर थे वो अपने सारे पैसों को कलेक्ट किया करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे, ठीक है। सो बेकर्स वुड कलेक्ट हिज इनकम, उसकी इनकम को कलेक्ट करता था कब, एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे वो अपनी सारी इनकम को कलेक्ट किया करता था। एंड वो अपना नोट कैसे करता था, अकाउंट कैसे मैनेज करता था, सिंपली रिकॉर्डिंग एवरीथिंग ऑन सम वॉल विथ पेंसिल, वो जैसे वॉल होती है ना उस पर सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता था, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। सो ही वुड सिंपली रिकॉर्ड एवरीथिंग
विथ पेंसिल ऑन वॉल, किसी वॉल पर वो ये सब लिखा करता था। पुराने टाइम में जो बेकर्स थे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाया करते थे। दे यूज टू अर्न वेल, अच्छा पैसा कमाते थे। देयर फैमिली नेवर वेंट हंग्री, कभी उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ा। दे वर प्रॉस्परस, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे, पैसे वाले थे, हैप्पी थे, खुश थे। दूसरा, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था, फिजिक था, वॉज प्लम्प। देयर प्लम्प फिजिक, उनकी फिजिक कैसी थी? प्लम्प शेप्ड, मतलब थोड़े फूले फूले होते थे, प्लम्पी होते ना, से फूले फूले। सो प्लम्प फिजिक्स वर प्रूफ ऑफ दिस, वो उसका प्रूफ था। अब प्लम्प फिजिक उनका प्रूफ कैसे है कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे? क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा खाएंगे उतने ज्यादा फूलेंगे। पहले टाइम यही था ना, खाते पीते घर के। सो दैट्स वाई देयर प्लम्प फिजिक वाज द प्रूफ ऑफ दैट दे यूज्ड टू अर्न वेल, दे वर हैप्पी, दे वर प्रॉस्परस। और दूसरा, दे यूज्ड टू कलेक्ट, the baker would collect his income at the end of the month and he would record the account on the walls with the help of pencil से वो किसी भी normal wall पे उन चीजों को लिखा करता था, right? And author humorously remarks that even now anyone with a jackfruit like or healthy appearance is compared to a baker। और author humorously मतलब हंसी मजाक में बताते कि आज की डेट में भी इफ दे सी समवन हु इज जैकफ्रूट शेप, जिसका जैकफ्रूट शेप जैसा बॉडी है, जैकफ्रूट याद रखना, जैकफ्रूट लाइक, कोई भी अगर जैकफ्रूट लाइक दिखता है, जैकफ्रूट देखा है ना तुमने कैसा गोलू सा होता है, इस तरीके से ओवल शेप्ड, और या फिर हेल्दी अपीयरेंस का होता है, तो इज कंपेयर्ड विद बेकर, उसको बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। ड्रेस कैसे थी? स्पेशल लॉन्ग फ्रॉक दैट रीच्ड देयर नी एंड दे ऑल्सो यूज टू वेयर नी लेंथ ट्राउजर्स भी पहनते थे। दूसरी चीज, बिजनेस के टर्म्स में दे यूज टू अर्न वेल, देयर फैमिली नेवर वेंट हंग्री, दे वर प्रॉस्परस, दे वर हेल्दी, और उसके साथ देयर फिजिक वाज प्लम्प शेप्ड उनका फिजिक हुआ करता था। दूसरा, अगर आज भी एनीवन विद जैक फ्रूट लाइक और हेल्दी अपीयरेंस इज कंपेयर्ड विद किसके साथ? बेकर के साथ। इवन टुडे एनीवन हु इज जैक फ्रूट शेप्ड और हेल्दी इज कंपेयर्ड विद द बेकर, उसको बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके साथ आपका ये वाला बेकर फ्रॉम गोवा वाला बेटा चैप्टर होता है खत्म। अब आगे वाली इसकी सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर में बेटा जो सेकंड स्टोरी है आपकी वो है कूर्ग के बारे में। इसमें ऑथर ये बताएंगे कि कूर्ग कितना सुंदर जगह है इंडिया में, इसको इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं लोग, अलग अलग टूरिस्ट्स आते हैं। तो ये पूरा हम कूर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी बच्चा ये वीडियो कूर्ग से देख रहा होगा बेटा, तो पक्का से नीचे सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले। मुझे बहुत टाइम से मन है कूर्ग जाने का, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी एक बार। ठीक है, तो कूर्ग बच्चों फटाफट से पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या बताया, ऑथर ने कूर्ग को कैसे डिस्क्राइब किया, ध्यान देना। ऑथर ने कूर्ग को डिस्क्राइब किया है एज अ पीस ऑफ हेवन। क्या बोला है? पीस ऑफ हेवन। यानी ऑथर ने कूर्ग या फिर कूर्ग को कोदागु भी बोलते हैं, तो ऑथर ने कूर्ग और कोदागु को क्या बताया है, डिस्क्राइब किया है कैसे? एज अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा, डिसेंडेंट फ्रॉम हेवनली किंगडम, यानी जो हेवनली किंगडम ऊपर स्वर्ग से, डिसेंडेंट मतलब भेजा गया है नीचे। तो कितनी प्यारी लाइन है। तो ऑथर described Coorg और Kodagu as a piece of heaven descended from heavenly kingdom, heavenly kingdom से जो नीचे भेजा गया है। ये जो कूर्ग है ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका? कर्नाटका का। सो कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और कहाँ पे लाई करता है? लाइज बिटवीन माइसोर एंड मैंगलोर। माइसोर एंड मैंगलोर के बीच में पड़ता है कूर्ग। तो कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड माइसोर। ठीक है, why it is known? It is known for its evergreen forest. Why is this famous for? अपने evergreen forests के लिए, अपने कॉफी प्लांटेशंस के लिए, और वाई और स्पाइसेस के लिए। ठीक है, तीन चीजें याद रखना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। तीन तरीके के लोग
तीन तरीके की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इट इज इनहेबिटेड बाय, कौन लोग रहते हैं? मार्शियल मैन। मार्शियल मैन कैसे लोग? लोग, बहादुर आदमी रहते हैं। ब्यूटिफुल वुमेन, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं रहती है, अब लड़के सबसे पहले भागेंगे। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और वाइल्ड क्रिएचर्स जंगली जानवर। तो तीन तरीके की चीजें यहाँ पर रहती है। कौन कौन लोग रहते हैं? मार्शियल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। किस चीज के लिए फेमस है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशंस। कहां पे लाई करता है? बिटवीन माइसोर एंड मैंगलोर, इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ऑथर ने इसको कैसे डिस्क्राइब किया? ऑथर डिस्क्राइब्ड कूर्ग एज अ पीस ऑफ हेवन डिसेंडेंट फ्रॉम हेवनली किंगडम। जो बेस्ट टाइम होता है बेटा कूर्ग को विजिट करने का, वो क्या है आपका? क्या है? सितंबर टू मार्च। सितंबर और मार्च, सितंबर से लेकर के मार्च तक बेस्ट टाइम होता है कूर्ग को विजिट करने का। और इसको लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी बोला गया है। लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स यानी जिसके पहाड़ है ना बेटा, वो ऐसे कर्व शेप्ड में है पूरा का पूरा कूर्ग। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स भी बोलते हैं। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मतलब कूर्ग इज सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च बेस्ट टाइम है। और जो कूर्ग के जो इनहेबिटेंट्स है, जो लोग हैं, वो फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी बहुत ज्यादा आजाद है और ब्रेव है। ठीक है, आगे समझ में बहुत अच्छे से आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कूर्ग के बारे में। आगे देखो, अब आगे देखते हैं कि लोगों, जो कूर्ग के लोग हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पे बेटा ऑथर क्या बताते हैं? ऑथर बताते हैं कि जो कूर्ग के लोग हैं वो ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के हैं। ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के, इसके लिए उन्होंने दो स्टोरीज बताई, यानी वो या तो ग्रीक डिसेंट के हैं या अरेबिक डिसेंट के। इसके लिए दो कहानी बताई है। पहली स्टोरी है अलेक्जेंडर की। तो उन्होंने बताया जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था तो अपनी आर्मी के साथ आया, तो उसमें से काफी आर्मी के जो लोग थे दे वेंट टू सदर्न पार्ट में गए और वहीं पर सेटल हो गए। दे हैड टू सेटल देयर एज दे कुड नॉट गो बैक टू देयर कंट्रीज, दे कुड नॉट रिटर्न टू देयर कंट्रीज। तो उन्हें वहीं पर सेटल होना पड़ा। दे गॉट मैरिड टू द लोकल पीपल, और वो लोकल लोगों के साथ बेटा उन्होंने शादी कर ली थी, जिस वजह से जो उनके कल्चर है, देयर ट्रेडिशन, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो मैरिज है, उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदू पीपल। जो लोग होते हैं उनसे हट के है थोड़ा सा उनका रिलीजन, उनके रिलीजियस राइट्स, उनकी मैरिजेस, उनके ट्रेडिशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिंदू पीपल। ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब पहला इंसिडेंट क्या बताया कि कैसे वो लोग ग्रीक या अरेबिक एसेंट के हैं, तो पहला डिसेंट के हैं, तो पहले बताया अलेक्जेंडर व्हेन आर्मी व्हेन केम टू इंडिया, सो सम ऑफ द पीपल when they went to southern part they settled there because they could not go back to their country. So उस टाइम पे they married to the localite women there, उन्हीं के साथ उन्होंने शादी कर ली। because of that जो उनके राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, मैरिजेस हैं, देयर ट्रेडिशन इज क्वाइट डिफरेंट दैट ऑफ द हिंदू पीपल। उनसे थोड़ा सा उनका जो ट्रेडिशन है बेटा वो डिफरेंट है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि दे वेयर अ स्पेसिफिक ड्रेस, एक ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, एक वेस्ट है यानी कि एक वेस्ट बेल्ट के साथ। तो दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ, जिसे वो क्या बोलते हैं बेटा? कुपिया बोलते हैं। और ये जो कुपिया ड्रेस है ना, ये किसके साथ रिजेंबल करती है? कुफिया के साथ रिजेंबल करती है, जो अरब और कर्ड्स के लोग पहना करते थे। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो लोग हैं ये ग्रीक और अरब डिसेंट के हैं। ग्रीक के क्यों हैं? अलेक्जेंडर आर्मी की वजह से जो लोग आए वहीं सेटल हो गए। और अरेबिक क्यों है? क्योंकि दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, स्पेशल ब्लैक लॉन्ग ब्लेजर, ब्लैक लॉन्ग कोट with an embroidered waist belt which they call as kupiya, and this kupiya resembles as kufia which was worn by Arabic people, जो अरबिक लोग पहना करते थे। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कूर्गीज यानी जो कूर्ग के लोग हैं बेटा, उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया है कि वो कितने बहादुर होते थे। तो यहाँ पे बताया कि जो कूर्गीज है ना, उनको उनकी हॉस्पिटैलिटी और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। हॉस्पिटैलिटी बहुत वेलकमिंग है नेचर में। सो कूर्गीज पीपल आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। याद रखना, किस चीज के लिए जाना जाता है? हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि व्हाट कूर्गीज पीपल आर नोन फॉर, सो कूर्गीज पीपल आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। उसके बाद वो हमेशा कैसे होते हैं? रेडी टू नैरेट, दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू नैरेट टेल्स ऑफ ब्रेवरी रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो ये जो लोग है ना, ये हमेशा तैयार रहते हैं अपनी ब्रेवरी के टेल्स को सुनाने के लिए, क्योंकि ये लोग कैसे थे? हमेशा से बहुत ब्रेव थे। सो दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी
टू शेयर और नरेट द टेल्स ऑफ ब्रेवरी, अपनी ब्रेवरी के टेल्स, किसके ब्रेवरी के टेल्स, अपने फादर्स के, अपने बच्चों के ब्रेवरी के टेल्स को सुनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये जो लोग हैं कूर्ग, मतलब जो ये कूर्ग रेजिमेंट यानी कूर्ग की जो आर्मी है, उसमें क्या है, हैज गार्नर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी में जो कूर्ग के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, ऑनर्स मिले हैं पूरे के पूरे इंडियन आर्मी में। सो कूर्ग पीपल और कूर्ग रेजिमेंट हैज गार्नर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स ले रखे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी में। प्लस जो जनरल कैरियापा थे, जो जनरल कैरियापा थे वो क्या थे, फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे दैट वाज आल्सो अ कूर्गी, जिनका नाम था जनरल कैरियापा। ठीक है, आज तक कूर्गीज के जो लोग हैं उनको अलाउ किया गया है, दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया, पूरे इंडिया में बेटा वो इकलौते लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। सो दे कैन कैरी फायर आर्म्स, यानी पिस्टल को कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। अदर देन दैट नो पर्सन कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, अलाउड ही नहीं है इंडिया में। इट्स ओनली कूर्गीज पीपल बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी, दीज आर द ओनली पीपल हु कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। तो कूर्गीज के बारे में, कूर्गीज पीपल आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। दीज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू नैरेट द स्टोरी ऑफ ब्रेवरी, अपने सन के बारे में, अपने फादर्स के ब्रेवरी की स्टोरीज को नैरेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कूर्ग रेजिमेंट क्या है, हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑनर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी, सबसे ज्यादा ऑनर्स बेटा कूर्ग रेजिमेंट के पास हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जनरल कैरियापा थे, जनरल कैरियापा was also who was the first Indian army chief of Indian army, वो भी क्या थे, एक कूर्गी थे। एंड कूर्गीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु कैन कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। ठीक है, ये बातें याद रखना। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया। अभी तक हमने इनके लोगों के बारे में पढ़ा, कैसे ये लोग ग्रीक और अरबिक डिसेंट के हैं। फिर हमने उनके ब्रेवरी के बारे में पढ़ा, कैसे ये हॉस्पिटैलिटी और ब्रेवरी इनकी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। अब यहाँ पे बात आती है वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म की। यहाँ का वाइल्ड लाइफ और टूरिज्म कैसा है, तो बताया गया है कि यहाँ पर कावेरी रिवर फ्लो करती है। सो देयर फ्लोज द कावेरी रिवर फ्लो करती है कहां से, फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। सो कूर्ग के जो हिल्स एंड फॉरेस्ट है वहां से कावेरी रिवर फ्लो करती। याद कैसे रखोगे, कूर्ग एंड कावेरी ऐसे रखना, क साउंड है तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि कौन सी रिवर फ्लो करती है। सो द कावेरी रिवर फ्लोज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हिल्स, किससे, ऑफ द कूर्ग के फॉरेस्ट एंड हिल से देयर फ्लोज द कावेरी रिवर। कहां से, फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ द कूर्ग के हिल्स और फॉरेस्ट से कावेरी रिवर बहती है बेटा। फिश लाइक महाशीर एंड किंग फिशर्स एटसेट्रा आर अबेंडेंट इन दीज वाटर्स। और इस पानी में, यहाँ के पानी में महाशीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती है। महाशीर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो महाशीर और किंग फिशर जैसी जो क्या होती हैं, फिशेज होती हैं, आर फाउंड इन दीज वाटर। इस वाटर में ये दोनों फिशेज पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स जैसे कि स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड एलिफेंट्स एंजॉय द स्प्लैश, वो स्प्लैश एंजॉय करते हैं एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। अब देखो, जब भी आप स्प्लैश करोगे ना पानी में तो क्या होता है, इफेक्ट बनता है, ऐसे गोल 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 पानी जब स्प्लैश करते हो तो ऐसे घूमता है। तो यहाँ के जितने भी एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड एलिफेंट्स, ऑल दीज एनिमल्स स्प्लैश द वाटर को स्प्लैश करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, एंजॉय द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द वाटर। और जो वाटर से रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो कौन सी रिवर फ्लो करती है, देयर फ्लोज अ कावेरी रिवर फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ द कूर्ग। ठीक है, कौन सी फिशेज होती है, महाशीर एंड किंग फिशर आर एबेंडेंट इन दीज वाटर्स। देर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो विच आर फाउंड इन कूर्ग, फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए। दीज एनिमल्स एंजॉय द वाटर स्प्लैश को एंजॉय करते हैं एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, उसके रिपल इफेक्ट को भी एंजॉय करते हैं।
अब जो एलिफेंट्स हैं उनको देखा जाता है, कैन बी सीन बेदिंग, बात करते हुए उनको देखा जाता है, नहाते हुए। एंड देयर माउथ्स, जो उनको जो एलिफेंट्स को रखते हैं ना माउथ्स, वो उनको क्या करते हैं, उनकी बॉडीज को स्क्रब करते हैं, स्क्रब देम, उनको पूरा स्क्रब करते हैं, क्लीन करते हैं, उनको नहलाते हैं उस पानी में। द गेम्स, अब बहुत सारे गेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड वॉकिंग ट्रायल्स आर द फेवरेट विद द ट्रैकर्स। और ट्रैकर्स के कुछ फेवरेट गेम्स है, ये आपको रटने पड़ेंगे। कैनोइंग मतलब इस तरीके की बोट होती है, देखो ऐसे छोटी सी बोट। अब आपके पास ये बताया ना रेपलिंग, ऐसे करके देखो, ऐसे रस्सी बांध देते हो और एक पर्सन ऐसे रॉक पे चढ़ता रहता है। फिर रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया। ये सारे कुछ स्पेशल गेम्स हैं जो क्या है, ट्रैकर्स के फेवरेट्स हैं। कौन कौन से गेम? राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड वॉकिंग ट्रायल्स आर फेवरेट्स विद द ट्रैकर्स। ट्रैकर्स की फेवरेट्स हैं ये। इसके अलावा देयर वन कैन एंजॉय द बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मकाउज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरेस आर देयर टू कंपनी अस। बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं। कौन कौन से? बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं। दे आर प्रेजेंट देयर टू अकम्पनी अस। तो जब भी आप कूर्ग में जाओगे यू विल सी लॉट ऑफ दीज एनिमल्स एंड आपको लगेगा दे आर अकम्पनिंग यू, आपके साथ में हैं। कौन कौन से? ब्यूटिफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, मकाउज, स्क्विरल। मालाबार स्क्विरल कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है, मल्टी कलर्ड स्क्विरल होती है। ऐसा लगेगा कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कूर्ग टू कंपनी यू, तुम्हें हमेशा साथ में दिखाई देंगी, अपने आसपास बहुत सारी दिखेंगी, इतनी सारी हैं कि तुम्हें लगेगा कि दे आर अकम्पनिंग यू, तुम्हारे साथ चल रही हैं और दे आर प्रेजेंट देयर टू कंपनी अस। ठीक है। और ये जो बर्ड्स होती हैं ये कहाँ बैठती है? दे सिट ऑन द ट्रीज एंड कीप एंड वॉचफुल आई ऑन द विजिटर्स। एंड दीज बर्ड्स सिट ऑन द ट्रीज एंड कीप एंड केयरफुल आई ऑन द विजिटर्स। वो सारे विजिटर्स को देखती रहती है बर्ड्स। कहाँ से? ट्रीज पर बैठ करके। दे कीप एन आई ऑन द विजिटर्स, सारे विजिटर्स को आते जाते कूर्ग में देखती रहती है। कौन कौन से गेम्स है आपको बताया? कैनोइंग हो गया, रिपलिंग क्या नाम था इसका, रेपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारे फेवरेट गेम्स हैं अमंग ट्रैकर्स। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, मालाबार स्क्विरल है, आपके एक अजीब सा नाम था, क्या था? स्लेंडर लॉरेस। दे आर प्रेजेंट इन अबेंडेंट, और ऐसे लगेगा दे आर ऑलवेज देयर टू कंपनी यू। और उसके अलावा बेटा जो बर्ड्स है, बर्ड्स ऑलवेज सिट ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे बैठती हैं। कीप अ वॉचफुल आई ऑन द विजिटर्स, और विजिटर्स को देखती रहती हैं, हमारी क्यूट क्यूट पूकी पूकी बर्ड्स। अब उसके बाद उन्होंने लास्ट बताया है कि जो राइड है एलिफेंट में वो बहुत जॉयस है, यानी कि वहां पे एलिफेंट राइड भी है जिसमें बहुत मजा आता है। एक चीज और बताई है उन्होंने कि अगर किसी को कूर्ग का पूरा एक पैरानॉमिक व्यू देखना है, इफ समवन वांट्स टू सी द पैरानॉमिक व्यू और द वाइड व्यू ऑफ द कूर्ग, तो वो कहां से देख सकता है? वो देख सकता है बेटा ब्रह्मगिरी हिल्स से। ठीक है। सो वन कैन एंजॉय क्लाइंब ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स। तो आप ब्रह्मगिरी हिल्स में क्लाइंब करके जा सकते हो एंड देयर यू गेट टू सी द पैरानॉमिक व्यू ऑफ कूर्ग। आपको कूर्ग का पूरा एक पैरानॉमिक व्यू देखने को मिलता है, एक क्लियर वर्थ सीइंग व्यू दिखता है आपको कूर्ग का। और वहां पे एक रोप ब्रिज भी है, देयर इज अ रोप ब्रिज ऑल्सो। वहां पे एक रोप ब्रिज भी है जो 64 एकड़ आइलैंड, यानी कि जो आपको कहां लेकर के जाएगा, 64 एकड़ का एक आइलैंड है। कितने एकड़ का? 64 एकड़ का एक आइलैंड है जिसका नाम है निसार्गधामा। निसार्गधामा बोल लो इसको, मेरा दिमाग देखो, निसार्गधामा करके एक जगह लेके जाएगा। ठीक है। इफ यू वांट टू सी द पैरानॉमिक व्यू ऑफ द कूर्ग यू कैन क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स, वहां से आप पूरा पैरानॉमिक व्यू देख सकते हो। वहां यू विल ऑल्सो सी अ रोप ब्रिज विच विल टेक यू टू अ 64 एकड़ आइलैंड जिसका नाम क्या है? निसार्गधामा। ठीक है। निसार्गधामा करके उस जगह का नाम है, उस आइलैंड का नाम है। वहां पे वॉकिंग ओवर दिस रोप ब्रिज, और जब आप इस रोप ब्रिज के ऊपर वॉक करोगे ना तो यू विल गेट ट्रेम्बलिंग सेंसेशंस इन द बॉडी। आपको पूरी बॉडी में ट्रेम्बलिंग, यानी बॉडी पूरी कांपेगी आपकी रोप में। जब आप चलोगे तो ब्रिज हिलेगा, तो यू विल गेट ट्रेम्बलिंग सेंसेशंस इन द बॉडी। ठीक है। सो व्हाइल वॉकिंग ऑन दैट रोप ब्रिज यू विल गेट ट्रेम्बलिंग सेंसेशंस, आपकी पूरी बॉडी क्या करेगी? कांपेगी। और वहां पे आप इंडिया के वहीं पर आपको देयर वन कैन कम अक्रॉस इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन कॉलोनी, और वहीं पे आपको इंडिया की एक लार्जेस्ट तिब्बतियन कॉलोनी देखने को भी मिलती है। इसमें सारे के सारे बुद्धिस्ट मंक रहते हैं। ठीक है। इट इज रन बाय बुद्धिस्ट मंक, और ये
कहाँ है, कहाँ पे है, बायलाकुप्पे, बायलाकुप्पे करके एक जगह है उसके पास है वहां पे। और क्या देखने को मिलता है बेटा, इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतियन कॉलोनी कहाँ पे देखने को मिलती है, कूर्ग में, जो कहाँ पर है, बायलाकुप्पे के नियर, इट इज नियर बायलाकुप्पे, बायलाकुप्पे के नियर है। और यहाँ पे कौन रहते हैं, मंक्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, रेड और येलो रोब्स, येलो कलर के रोब्स पहनते हैं, ठीक है, इन कलर के ये रोब्स पहन के रखते हैं। इट इज यूजुअली रन बाय द बुद्धिस्ट मंक। और अगर किसी को भी बैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर से कोई भी कूर्ग पहुंच सकता है, एयर से भी और रेल से भी, बाय एयर और बाय रेल। और यहाँ पे आपको रोड से अराउंड 250 से 260 किलोमीटर लगते हैं बैंगलोर से कूर्ग जाने के लिए, ठीक है। आगे समझ में, ब्रह्मगिरी हिल से यू कैन टेक द पैरानॉमिक व्यू। देयर इज ऑल्सो अ ब्रिज रोप, एक रोप ब्रिज भी है, दैट विल टेक यू टू अ 64 एकड़ आइलैंड, जिसका नाम क्या था आपको मैंने बताया, ये नाम ही मुझे याद नहीं हो रहा बेटा, निसर्गधामा करके एक आइलैंड में लेके जाएगा। जब while you walk on that rope bridge your body will get trembling sensations। उसके अलावा वहां पे इंडिया का लार्जेस्ट तिब्बतियन कॉलोनी भी है, जो बुद्धिस्ट मंक रन करते हैं। और ये बुद्धिस्ट मंक क्या पहनते हैं, येलो रेड कलर के रोब्स पहनते हैं, ठीक है। और कोई भी आप एयर और बाय एयर और क्या कर सकते हो, आप रोड से इस जगह पे पहुंच सकते हो। और इसी के साथ आपका जो कूर्ग चैप्टर है वो भी बेटा होता है खत्म। और अब हम पढ़ेंगे इसकी लास्ट स्टोरी, जो बहुत छोटी है, जिसका नाम है टी फ्रॉम असम, ठीक है, ये वाला। अब इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इनका बैकग्राउंड बताती हूँ। तो इसमें होता क्या है कि एक लड़का होता है प्रांजल। तो प्रांजल इज अ यंगस्टर, एक जवान लड़का है, एंड ही इज फ्रॉम असम, असम से है। और प्रांजल का एक फ्रेंड है जिसका नाम है राजवीर, एंड दे बोथ स्टडी एट द सेम स्कूल, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं। और इनके स्कूल में बच्चे छुट्टियां चल रही हैं। अब जो प्रांजल है ना, ये प्रांजल जो लड़का है, इसके जो फादर हैं वो मैनेजर है किसके, टी गार्डन के। तो एक बहुत बड़ा टी गार्डन है असम में, जिसके मैनेजर हैं प्रांजल के फादर। सो प्रांजल के फादर क्या है, ही इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन असम। और प्रांजल क्या करता है, राजवीर जो इसका फ्रेंड है उसको इनवाइट करता है उसके साथ असम चलने के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में समर वेकेशंस चल रही है, ठीक है। तो प्रांजल एंड राजवीर बोथ आर फ्रेंड्स। प्रांजल जो है वो असम का रहने वाला है, एंड प्रांजल के जो फादर है, ही इज अ टी मैनेजर, ही इज अ मैनेजर इन असम एट द टी गार्डन। और यहाँ पे जो प्रांजल है वो राजवीर को क्या करता है, इनवाइट करता है असम लेके जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये अब राजवीर पहली बार असम जाएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही इज गोइंग टू असम विद हिज फ्रेंड प्रांजल, हुज फादर इज मैनेजर, जिसके फादर क्या है, मैनेजर है एट द टी गार्डन, टी गार्डन के मैनेजर है अपने समर वेकेशंस में। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों कहां से, कि जो प्रांजल एंड राजवीर दे बोथ आर गोइंग टू प्रांजल्स हाउस, प्रांजल के घर जा रहे होते हैं असम में, ठीक है। असम में प्रांजल के घर जाएंगे। वहीं पर क्या होता है, एक पर्सन आता है, एक हॉकर आता है, चाय बेचने वाला आता है, जो गरम गरम चाय बेच रहा होता है। ही वाज सेलिंग हॉट कप्स ऑफ टी, हॉट कप्स ऑफ टी सेल कर रहा होता है। कहां पर आता है, टू द ट्रेन कंपार्टमेंट्स विंडो, उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट के विंडो में आ जाता है, क्या करने के लिए, हॉट कप्स ऑफ टी को सेल करने के लिए। सो दे सॉ अ पर्सन, अ हॉकर सेलिंग हॉट कप्स ऑफ टी, टी के हॉट कप्स को वहां पर सेल कर रहा होता है। अब प्रांजल क्या करता है, यहाँ पे 2 कप चाय ऑर्डर करता है, प्रांजल ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी, ठीक है। अब वहां पे एज दे सिप देयर टी, जैसे ही वो अपनी टी को पीना शुरू करते हैं, राजवीर टोल्ड प्रांजल, अब राजवीर किसको बता रहा है, प्रांजल को बता रहा है, जो क्या है असम का रहने वाला है। तो राजवीर प्रांजल को कहता है दैट अबाउट 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर कंज्यूम्ड एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड। वो बोलता है कि डू यू नो अबाउट 80 करोड़ कप ऑफ टी आर कंज्यूम्ड एवरी डे, यानी एवरी सिंगल डे 80 करोड़ कप ऑफ टीज क्या किए जाते हैं, कप्स ऑफ टी क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं पर डे, ठीक है। तो प्रांजल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, प्रांजल सरप्राइज हो जाता है ये जान करके, कमेंटेड ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द टी एंड ही सेड या आई नो टी इज वेरी पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या होता है, अभी तक बहुत सिंपल सी बात चल रही है, प्रांजल एंड राजवीर दे बोथ आर गोइंग टू प्रांजल्स हाउस। रस्ते में दे सॉ हॉकर सेलिंग हॉट कप्स ऑफ टी, ही ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी। उसके बाद राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट डू यू नो अबाउट 80 करोड़ ऑफ कप्स
पर डे 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पर डे क्या है कंज्यूम किए जाते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड देन वहां पे प्रांजल भी कहता है या ही नो कि जो टी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद राजवीर लुक्स एट द सीनरी आउटसाइड, राजवीर बाहर अपनी सीनरी देखने लगता है। क्यों? क्योंकि राजवीर इज गोइंग टू असम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो जैसे ही वो बाहर देखता है वो खुश हो जाता है। ही वॉज अम्यूज्ड टू सी ब्यूटिफुल सीनरी आउटसाइड, सो ही वॉज लुकिंग एट द सीनरी आउटसाइड एंड मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी एंड ही वॉज ऑल मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी। बाहर देख रहा होता है, ब्यूटीफुल सीनरीज को देख रहा होता है। द व्यू फ्रॉम द ट्रेन वाज आल्सो सो पैरानॉमिक, बिल्कुल पैरानॉमिक व्यू होता है, यानी वाइड एंगल पूरा का पूरा उसको पैरानॉमिक व्यू वहां से दिखता है। एंड देयर वाज ग्रीनरी आउटसाइड, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। टी बुशेस स्प्रेड एज फार एज आई कुड सी, और जितने दूर तक वो देख पा रहा था, देयर वाज टी बुशेस ऑल ओवर द व्यू, उसके पूरे ऑल अक्रॉस द व्यू में उसको क्या दिख रहा था? ही वॉज जस्ट एबल टू सी टी बुशेस एज फार एज ही कुड सी, जितने दूर तक दे पा रहा था वहां पे उसको सिर्फ टी बुशेस दिखाई दे रहे थे। ठीक है, सो ही वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, व्हाट डिड ही नोटिस्ड? मेस्मराइज्ड व्यू, इट वाज ऑल ग्रीन व्यू, देयर वर टी बुशेस एज फार एज ही कुड सी, ही कुड जस्ट सी टी बुशेस को ही देख पा रहा था, टी को देख पा रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पे प्रांजल और राजवीर ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ पे राजवीर प्रांजल को पूछता है कि तुम्हें पता है टी के बारे में, मैं तुम्हारे कुछ स्टोरीज बताता हूँ, आई हैव हर्ड फ्यू स्टोरीज अबाउट टी। तो वो अब यहाँ पे नरेट करता है 2 स्टोरीज टी के बारे में। किसको नरेट करता है? प्रांजल को। प्रांजल कौन है? द पर्सन हु इज फ्रॉम असम। सो पहली स्टोरी वो बताता है कि वन ऑफ द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट वन ऑफ द स्टोरीज, एक स्टोरीज बताता है किसकी? चाइनीज एम्परर की, जो क्या किया करता था, अपने पानी को बॉयल किया करता था उसको पीने से पहले। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसमें कुछ टी लीव्स जाके गिर गई, जिससे डिलीशियस टेस्ट वाला जो वाटर है वो रेडी हो गया। ठीक है, तो ये है एक पहली स्टोरी जिसमें वो बोलता है और ऐसे ही लोगों को टी के बारे में पता चला। सो ही टोल्ड अ स्टोरी अबाउट चाइनीज एम्परर हु यूज्ड टू बॉयल इट्स वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, फ्यू लीव्स ऑफ टी फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, वो बॉइलिंग वाटर में जाके गिर गया एंड गेव वाटर अ डिलिशियस टेस्ट, एक डिलिशियस फ्लेवर उसने उस पानी को दिया। दूसरा स्टोरी वो किसका बताता है? बुद्धिस्ट मंक का बताता है, जिसका नाम होता है बोधि धर्मा। ठीक है, सो द सेकेंड स्टोरी वाज ऑफ बुद्धिस्ट मंक, जिसका नाम था बुद्धिस्ट मंक बोधि धर्मा। तो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स टू स्टे अवेक ड्यूरिंग मेडिटेशन। सो व्हेनेवर ही यूज्ड टू डू मेडिटेशंस, तो वो सो ना जाए, इसीलिए ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्हें अपनी आईलिड्स को क्या कर दिया था? पलकों को काट लिया था। ठीक है, आईलिड्स को कट कर लिया था। एज अ रिजल्ट हुआ क्या? 10 टी प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम हिज आईलिड्स, उनकी जो आईलिड्स थी उससे 10 टी प्लांट्स जो हैं वो इमर्ज हो गए। और दीज लीव्स वर बॉइल्ड विद वाटर टू मेक ड्रिंक दैट बैनिश्ड स्लीप, और यही जो लीव्स थी वर यूज्ड टू मेक टी, और इन्हीं लीव्स को यूज करके टी बनाई गई जिससे स्लीप यानी कि जो नींद है वो बैनिश यानी नहीं आया करती थी। ठीक है, दूसरी स्टोरी किसकी थी? अबाउट अ बुद्धिस्ट मंक बोधि धर्मा। ही कट ऑफ हिज आईलिड्स को कट कर लेता है। वाई? टू स्टे अवेक ड्यूरिंग मेडिटेशन। उसके बाद क्या हुआ? 10 टी प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम दोज आईलिड्स, उस आईलिड से 10 टी प्लांट्स इमर्ज हो गए। दीज लीव्स वर बॉइल्ड विद वाटर टू मेक अ ड्रिंक दैट बैनिश्ड स्लीप, एक ऐसी ड्रिंक बनाई जाती थी जिससे नींद नहीं आती थी, और इसी को टी बोला गया। 2 स्टोरीज है, याद कर लेना। पहली स्टोरी इज अबाउट अ चाइनीज एम्परर हु यूज्ड टू बॉयल इट्स वाटर एवरी डे बिफोर ड्रिंकिंग इट। वन फाइन डे फ्यू टी लीव्स फेल इनटू द वाटर गिविंग वाटर a delicious flavor. Second incident is of an Buddhist monk, जो कैसा था? बुद्धिस्ट मंक बोधि धर्मा। He cut off his eyelids to focus on meditation, to do meditation properly, और 10 tea plants emerged from those eyelids, और वो जो प्लांट था उसकी जो लीव्स थी उसको बॉयल के वाटर के साथ बॉयल किया गया था एक ड्रिंक बनाने के लिए, जिससे स्लीप बैनिश हो जाया करती थी। ठीक है, दैट बैनिश्ड स्लीप। अब टी के बारे में वो उसके बाद उसको कुछ फैक्ट्स बताता है। सबसे पहले राजवीर बताता है प्रांजल को कि जो पहला चाय थी ना, द फर्स्ट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले टी जो है वो चाइना में पी गई थी 2700 BC में, याद रख लेना। सो टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कब? 2700 BC में। और जो वर्ड्स है ना, जो चीनी और चाय है, तो द वर्ड्स चीनी एंड चाय इज इमर्ज फ्रॉम देयर ओनली, वो वहीं से ही इमर्ज हुए हैं। चाय और चीनी देखो ना,
चाइना। तो चाय और चीनी जो वर्ड है इट हैज कम फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज, वहीं से इमर्ज होके आए हैं। कौन से वर्ड्स? चाय और चीनी जैसे वर्ड्स। दूसरा वो बताते हैं कि यूरोपियंस ने तो ये अभी डिस्कवर किया 16th सेंचुरी में, एंड यूरोपियंस डिस्कवर्ड टी इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में डिस्कवर किया। उस समय तक जो टी थी वो एक बेवरेज नहीं था, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेवरेज, इट वॉज अ मेडिसिन, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ मेडिसिन। उसको मेडिसिन की तरह माना जाता था, एक बेवरेज कंसिडर नहीं किया जाता था। क्या फैक्ट्स बताए? टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन 2700 BC। यूरोपियन कंट्रीज गॉट टू नो अबाउट टी इन 16th सेंचुरी, और उस टाइम पे टी वॉज कंसिडर्ड एज अ मेडिसिन रादर देन अ बेवरेज। एक बेवरेज से ज्यादा उसको क्या कंसिडर किया जाता था? एक मेडिसिन। एंड द वर्ड्स चाय एंड चीनी, ये जो वर्ड्स है ना, क्या चाय एंड चीनी केम फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज, उसी चाइनीज लैंग्वेज से ये वर्ड्स आए हैं। आगे क्या होता है? फाइनली बच्चों क्या होता है कि जो ट्री है वो, अब इनकी बातें चल रही होती दोनों की, एंड फाइनली जो इनकी ट्रेन होती है वो कहाँ पहुंचती है बेटा? मारियानी जंक्शन में पहुंच जाती है, जहां पे प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं। सो फाइनली ट्रेन रीच्ड एट मारियानी जंक्शन पहुंच जाती है, वेयर प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर बोथ ऑफ देम, जहां पे प्रांजल के पेरेंट्स उन दोनों के लिए वेट कर रहे थे। टुगेदर दे ड्रोव टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। अब वो कहाँ जा रहे हैं? ढेकियाबाड़ी टी स्टेट में जा रहे हैं, जहां पे प्रांजल के फादर मैनेजर थे। सो दे बोथ वेंट टू ढेकियाबाड़ी टी स्टेट, यानी टुगेदर दे ऑल वेंट टू ढेकियाबाड़ी स्टेट। वहां वो जा रहे होते हैं, द स्टेट मैनेज बाय प्रांजल's फादर, और यही वो टी गार्डन है जो प्रांजल के फादर मैनेज किया करते थे। जैसे ही वो एंटर करते हैं उस स्टेट में, दे सॉ नीटली कट टी प्लांट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। जैसे ही वो स्टेट में पहुंचते हैं, व्हाट डिड दे नोटिस? दे नोटिस्ड क्लीन नीटली कट टी प्लांट्स। क्या देखते हैं? बिल्कुल सफाई से काटे हुए टी प्लांट्स देखते हैं। नीटली कट टी प्लांट्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों तरफ नीटली कट टी प्लांट्स होते हैं। जैसे ही वो ढेकियाबाड़ी स्टेट में पहुंचते हैं, वो क्या नोटिस करते हैं? नीटली कट टी प्लांट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड्स, दोनों साइड्स में नीटली कट टी प्लांट्स देखते हैं। और टी प्लकर्स भी वहां पर होते हैं विद बैम्बू बास्केट्स, उनके पास एक बैम्बू बास्केट होती है, एंड प्लास्टिक एप्रन, और दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन। सो ही ऑल्सो नोटिस टी प्लकर्स देयर, तो वहां पे टी प्लकर्स भी होते हैं। दे हैड बैम्बू बास्केट्स विद देम, बैम्बू बास्केट्स थी, एंड दे वर वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स बेटा उन्होंने पहने हुए थे, और दे वर बिजी इन प्लकिंग द न्यूली ग्रोन टी लीव्स। वो न्यूली ग्रोन टी लीव्स को प्लक कर रहे थे, ठीक है। वो दोनों के दोनों क्या कर, जितने भी वो क्या थे हमारे टी प्लकर्स थे, दे वर प्लकिंग द न्यूली ग्रोन टी लीव्स। प्रांजल के फादर एक्सप्लेन करते हैं उस पीरियड को जो होता है सेकेंड फ्लश सीजन। तो यहाँ पे जो राजवीर था वो बताता है कि ये तो सेकेंड फ्लश सीजन है ना, ये तो सेकेंड फ्लश सीजन है। सेकेंड फ्लश सीजन का मतलब क्या होता है बेटा? जो मई से जुलाई के बीच का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं सेकेंड फ्लश सीजन, और इसमें सबसे ज्यादा फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ टी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे उसके फादर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। हिज फादर वाज सरप्राइज्ड टू सी द नॉलेज ऑफ राजवीर। सो जब राजवीर बोलता है ना कि इजंट इट सेकेंड फ्लश सीजन विच लास्ट्स फ्रॉम मे, कब से कब? मई टू जुलाई, और दिस इज इट यील्ड्स द बेस्ट क्वालिटी टी। तो राजवीर के नॉलेज को देख करके जो फादर होते प्रांजल के फादर, वो इंप्रेस हो जाते हैं, और उसके बाद वो टी कल्टीवेशंस के बारे में और जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, और वो कहता है कि आई एम सो हैप्पी टू नो मोर अबाउट टी कल्चर, टी कल्टीवेशन, इन सब के बारे में जानने के लिए। क्या हुआ? दे रीच टू मारियानी जंक्शन, देन दे वेंट टू ढाकियाबाड़ी टी स्टेट, जो उसके फादर मैनेज करते हैं। देन व्हाट हैपेंड? दे एंटर्ड द स्टेट। As soon as they entered the state, what did they notice? They noticed neatly cut tea plants on either side of the road. उसके अलावा they also saw tea pluckers carrying bamboo baskets and wearing plastic aprons पहने हुए थे, and they were busy in plucking newly grown tea leaves. वो newly grown tea leaves को pluck कर रहे थे। और then जो राजवीर है told Pranjal's father about second flush season, which is known to be the best time which yields the best or the finest quality of tea. जब finest quality of tea आती है, and it lasts from May to July। और ये देख करके जो प्रांजल के फादर हैं वो एकदम
एकदम से खुश हो जाते हैं। और उसके बाद यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है ये बेटा पूरा का पूरा खत्म होता है। तो तीनों चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं, इनके कीवर्ड्स आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। मैं आपको सारे ही लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ, इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने मेरे चैनल पे डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।